हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TRE 4.0 के ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि TRE 4.0 की तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट जानना चाहता है। एंड वो टॉपिक्स हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी TRE 4.0 के लिए, चाहे वो PRT की हो, 6 to 8 की हो, एंड सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ताकि हम एक सेफ़ स्कोर में जा सकें जिससे कि TRE 4.0 में सिलेक्शन लिया जा सके। तो देर ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर TRE 4.0 में PRT की बात करें तो PRT के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि आपके पास अगर आपने +2 के बाद डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो ये दोनों तरीके से एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद आपने CTET का पेपर 1 क्लियर किया हो, उसके बाद आप PRT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए, जहाँ पर आकर माजरा फंसता है कि आखिर ऐसी क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप BPSC के TRE में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसके लिए, वर्ग 6 से 8 के लिए। वर्ग 6 से 8 में अगर आप SST से एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो हम उस पे बात करने वाले हैं कि 4.0 में ऐसे कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो योग्यता की बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आपका ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, एंड जिन्होंने NCTE से किया हुआ है अगर उनका 45% मार्क्स भी है तो वो भी एलिजिबल रहते हैं इसमें, वो अब आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद आपने BEd किया हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो, लाइक जैसे DLED, DED या इसी के समकक्ष अगर आपने कोई डिग्री आपने हासिल की है तब भी आप एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद आपने CTET का पेपर 2 क्लियर किया हो, जैसे PRT के लिए पेपर 1 कंपलसरी होता है, उसी तरीके से 6 to 8 के लिए आपने SST में CTET का पेपर 2 क्लियर किया हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि इसमें अपीयरिंग नहीं लेता है। आपके पास जितनी भी ये डिग्रियां हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी भी डिग्रियां का मतलब है कि आप अगर BEd कर रहे हैं या डिप्लोमा अगर कोई आप कोर्स कर रहे हैं तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग इसमें नहीं लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक, कि कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तब आप एलिजिबल होंगे। देखिए, जिसने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी या होम साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो फिर आप 6 to 8 में SST से अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप 6 से 8 में SST से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहते हैं और आप BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसको क्रैक करके आप बिहार में अध्यापक बन सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए, अगर आपने BA किया हुआ है तो सीधी सी बात है कि अगर आपने हिस्ट्री या पॉलिटी के साथ किया तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बन ही जाता है। मेन मुद्दा फंसता है BCom वालों का कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में BCom किया हुआ है क्या वो इसमें एलिजिबल होते हैं। जी हाँ, देखिए, जनरली क्या होता है कि जो BCom किए रहते हैं कॉमर्स से, ठीक है, तो कॉमर्स के साथ साथ में उनका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले भी हैं जिन्होंने BCom किया हुआ है और इस समय बिहार में एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने BCom भी किया हुआ है तब भी आप 6 से 8 में आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे 9th to 10th के लिए जो SST से आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने BEd किया हो, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें डिप्लोमा, जो डिप्लोमाधारी होते हैं जिन्होंने DLED किया है या DEd किया है या इसी के आसपास की, इसी के समकक्ष की जो डिग्री है उनके पास, अगर वो ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो 9th 10th के लिए यानी TGT के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और TGT के लिए यहाँ पर CTET वैलिड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षा आयोग द्वारा जो आयोजित कराई जाती है STET की परीक्षा, उसमें उनका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जितनी भी डिग्री हैं वो आपके पास पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी यहाँ पर भी अपीयरिंग नहीं लेता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर क्या है
कि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, जैसे हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी या हिस्ट्री के साथ पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, अगर ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप टीजीटी में एसएसटी सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए, आप इसमें आवेदन करके जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप क्या ऐसा करेंगे कि जिससे आपके 85 मार्क्स प्लस आ जाएं। मैं 85 प्लस की ही बात क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। 85 प्लस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, अगर हम पिछले 2 एग्ज़ाम की बात करें, TRE 2 और TRE 3 की, तो 6 से 8 में देखिए आपका जनरल मेल में 85 एंड TRE 3 में 75, वहीं फीमेल में 76 और 68 गया है कट ऑफ। ठीक, एंड वहीं पर अगर हम 9th 10th यानी टीजीटी की बात करें तो TRE 2 में 83, TRE 3 में भी सेम 83 एंड फीमेल का 76 और 75 मेरिट गया है। तो अगर हम पूरे की बात करें, चाहे वो 6 to 8 हो या 9th 10th हो, तो दोनों में जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 85 मेल की और 76 फीमेल की। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 85 के लिए ही कहा है कि हम ऐसी क्या रणनीति करें कि जिससे हमारे एग्ज़ाम में 85 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएँ। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट बनाना है। देखिए, इसमें टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपके 30 नंबर जो होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं। 30 नंबर लैंग्वेज में, 22 नंबर आपका हिंदी का रहता है और 8 नंबर इंग्लिश का रहता है। अगर हम थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हैं तो उसमें आराम से हमारे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है, केवल 10 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आराम से क्लियर हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब मेन आता है उसके बाद का जो सेक्शन होता है, उसके बाद के सेक्शन में आपके 40-40-40 3 सेक्शन बटे होते हैं। जो पहला 40 नंबर का सेक्शन होता है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, उसकी बात मैं आपसे करूंगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होता है और तीसरा सेक्शन जो दूसरा और तीसरा सेक्शन जो होता है वो आपके सब्जेक्टिव सेक्शन होते हैं। जो आप सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी के 2 सेक्शन 40-40 नंबर से पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट कर लिया एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी, तो 40 नंबर का आपका हिस्ट्री आएगा और 40 नंबर का आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो तीनों सेक्शन ये 40-40 नंबर के होंगे ना, हमें टारगेट ये करना है कि जो पहला जीके जीएस का पोर्शन होगा 40 नंबर का, उसमें एटलीस्ट आपके 25 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। इतना आप अचीव करके ही ले जाएं। एंड सेकंड और थर्ड में भी आपके 30 मार्क्स के टारगेट होने चाहिए। ठीक, तब हम जाकर जब टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका 85 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक, अब जीएस में ये आपके 25 मार्क्स। देखिए, मैंने आपको इसमें यहाँ पर भी 30 का टारगेट क्यों नहीं दिया। देखिए, इसमें ना एक सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसमें आपको मैथ भी पढ़नी होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, इसमें सारे कुछ आपको पढ़ना होता है। इसीलिए मैं, और हर मतलब कि हर एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जिसमें वो नंबर गेन कर सके। इसीलिए मैंने आपको इसमें उतना ही बताया है जो अचीवेबल हो। आराम से आने को कुछ स्टूडेंट के 30 आते हैं, 35 आते हैं, लेकिन जनरली जो स्टूडेंट 1-2 नंबर 3 नंबर से रह जा रहा है ना, उनका यही सेक्शन, ये सेक्शन अगर उनका अच्छा हो जाए, 25 प्लस आ जाए, तो वो आराम से सिलेक्शन लेके जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक, अब इसमें 25 मार्क्स आएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जितने भी बीपीएससी द्वारा टीआरई के एग्ज़ाम कराए गए हैं उसका जो जीएस का पोर्शन है वो आप हर एग्ज़ाम के सॉल्व कर लो, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे 9th-10th का हो, चाहे 11th-12th का हो। अगर उसका जीएस का पोर्शन है वो सारे आप जितने भी टीआरई हुए हैं, TRE 3 जो कैंसिल हुआ था एंड जिसका एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, ये सारे अगर ये भी आप देखेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के कलेक्शन हो जाएंगे, वो आप पूरा सॉल्व कर लो। और बीपीएससी का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, सॉरी बीपीएससी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसके जो आपके सब्जेक्ट के हैं एंड जो आपके जीएस के पोर्शन हैं, दोनों वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, एंड उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स की 6 to 8 तक की। अगर आप 6 to 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अगर आप 6 से 8 के लिए भी पढ़ रहे हैं ना जीएस को टारगेट करके, तब भी आपके लिए इनफ होगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 10th तक की बुक ज़रूर पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी की।
ठीक। करंट अफेयर्स के लिए देखिए 1 साल का तो आपको पढ़ के जाना ही है, बट अगर आप 1 साल का नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 8 मंथ का तो ज़रूर अच्छे से आप करंट अफेयर को पढ़ के जाइए। इसके लिए आप चाहे एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक ले लीजिए, वार्षिकांक जो आता है, या फिर अगर आप स्पीडी लेना चाहें तो आप स्पीडी भी ले सकते हैं। स्पीडी आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो उसमें डे बाई डे दिया रहता है करंट अफेयर, अगर आप उसको नहीं भी पढ़ते हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले का जो लगभग 32 से 33 पेज का आपका करंट अफेयर होता है, जिसमें सारा आपको उसमें सूचकांक वगैरह दिया रहता है, ये सारी चीज़ पढ़ के, और लास्ट में अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 800 के आसपास वो क्वेश्चन देते हैं स्पीडी वाले। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा, और आपको आराम से जो उसमें करंट अफेयर आएगा 8 नंबर का, उसमें आप 6-7 नंबर आराम से उसमें कर ले जाएंगे, ठीक। और लास्ट जो है INM, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये मस्ट है। अगर आप सामाजिक विषय से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि सब्जेक्ट में आप INM तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट में देखिए, अगर TRE 1 की बात करें, TRE 2 की बात करें, तो उसमें मिडवल और एंशिएंट है, ये हिस्ट्री से कम आया था और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन TRE 3 में वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसलिए 6 से लेकर 10 तक इसकी NCERT आप ज़रूर पढ़ के जाइए। PYQs आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। एंड सेम यही चीज़ आपको 9th 10th के लिए भी करना है। 9th 10th के लिए भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लीजिए अच्छे से, INM को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एंड उसके बाद सेम वही रहेगा कि अगर आप 10th तक की NCERT अच्छे से कवर करके जाते हैं तो आपका अच्छे से इसमें स्कोर कवर हो जाएगा। फ़िलहाल अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई कुछ और आपको पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।